रेलवे स्टेशन के पास मिली एक लाश। फिर शुरू हुई कातिल की तलाश। खंगाले गए 5,000 सीसीटीवी कैमरे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से किया गिरफ्तार। खुला जब कातिल की करतूतों का राज, हर कोई हो गया हैरान। वो निकला सीरियल किलर, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 मर्डर किए थे लगातार। गुजरात पुलिस को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की की लाश मिलती है। लाश के पास से स्वेट शर्ट और एक बैकपैक भी मिलता है। पुलिस के पास कातिल को तलाशने के लिए बस यही 2 सुराग थे। इनसे उसे तलाशना आसान नहीं था। इसके बाद पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक सभी रेलवे स्टेशनों पर लगे 5,000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपनी करतूतों का पुलिंदा पुलिस के सामने रखा, जिसे सुनकर पुलिस वाले सन्न रह गए, क्योंकि ये कोई एक लड़की का कातिल नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर निकला। सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 4 अलग-अलग राज्यों की 10 पुलिस टीम लगी थी। देश के कई जेलों में बंद कैदियों की लंबी चौड़ी लिस्ट खंगाली गई, 5,000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब जाकर सीरियल किलर को पकड़ पाई पुलिस। ये शायद देश का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जो ट्रेन में लंगड़ा कर चलता है। दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में महिलाओं को टारगेट करता था। ऐसा 4 बार हुआ कि वो पहले महिलाओं के साथ रेप को अंजाम दिया और फिर कत्ल कर दिया और एक महिला को लूटने के इरादे से कत्ल किया। सीरियल किलर को पकड़ने की कवायद शुरू होती है 14 नवंबर को, जब गुजरात के वालसाड जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा का शव मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो मौके से एक स्वेट शर्ट और बैकपैक मिलता है, जिसे देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि आरोपी वालसाड का नहीं है। वो नया शहर में आया था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस को रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला तो दूसरे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज उन्होंने खंगालनी शुरू कर दी, जिसके लिए 10 अलग-अलग टीमें बनाई गई। पुलिस की कोशिश रंग लाई और उदयवाड़ा के एक स्टेशन पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिला, जिसमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक शख्स लंगड़ा कर चलता हुआ दिखाई दिया। खास बात यह है कि उसने ठीक वही सफेद स्वेट शर्ट पहन रखी थी जो मौका वारदात पर मिली थी और वही काला बैकपैक उसकी पीठ पर था। सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि वो मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुआ, जिसके बाद आगे के भी स्टेशनों के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने गुजरात की अलग-अलग जेलों में बंद या हाल में रिहा हुए कैदियों की तस्वीरों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन किसी भी कैदी से मिलान नहीं हुआ। तब दूसरे राज्यों की जेलों में बंद और रिहा हुआ कैदियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। आखिरकार राजस्थान की जोधपुर जेल से इसी साल मई में जमानत पर रिहा हुए कैदी से सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी का हुलिया मिल गया। तब पहली बार पता चला कि आरोपी का नाम राहुल करमवीर जट है, जो हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है और जिस पर 11 केस दर्ज थे। इसके बाद भी पुलिस को आरोपी को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत पहले ही उसकी मां और भाई ने घर से उसे बेदखल कर दिया था। अब पुलिस को आखिरी उम्मीद थी कि हो ना हो आरोपी मुंबई से ही पकड़ा जाएगा। आखिरकार गुजरात पुलिस को 24 नवंबर को मुखबिर ने फोन कर जानकारी दी कि आरोपी बांद्रा भुज ट्रेन में सवार हो रहा है। तब गुजरात पुलिस ने रेलवे स्टेशन पुलिस से संपर्क किया और आरोपी को वापी स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि उसने उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास हुई हत्या के आरोपी को पकड़ा है, लेकिन जब आरोपी ने अपनी जिंदगी और अपने गुनाहों की कहानी सुनाई तो पता चला कि ये तो सीरियल किलर है, जिसने 4 और कत्ल रेलवे के दिव्यांग डिब्बों में किए हैं।
14 नवंबर को कॉलेज छात्रा के कत्ल से पहले 2 और कत्ल वो कर चुका था और उसके बाद 2 और कत्ल किए थे। अब सवाल था कि उसने ऐसा किया क्यों? क्या थी उसकी पूरी कहानी? राहुल ने सबसे पहले 14 नवंबर को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब हुए कत्ल की कहानी बताई। सीरियल किलर के मुताबिक उस दिन शाम को वो रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसे वो लड़की दिखाई दी। वो कॉलेज से घर लौट रही थी। लड़की को अकेला देख राहुल ने करीब 100 मीटर तक उसका पीछा किया और फिर जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंची, राहुल ने उसे दबोच लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद गला घोंटकर उसे मार डाला। रेप और कत्ल के बाद राहुल को प्यास लगी तो वो अपना स्वेट शर्ट और बैकपैक मौके पर छोड़कर वापस स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर दुकान से उसने जूस और दूध का पैकेट लिया और फिर पीने के बाद दोबारा उस जगह पर पहुंचा जहां उसने रेप और कत्ल को अंजाम दिया था। वो एक बार फिर उस मुर्दा लड़की के साथ जबरदस्ती करने के इरादे से जा रहा था। इत्तेफाक से उसी वक्त लड़की को ढूंढते उसके घर वाले मौके पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखते ही वो डर कर वहाँ से भाग निकला। इस तरह उसका स्वेट शर्ट और बैकपैक मौके पर ही रह गया और उसी वजह से पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक राहुल ने कुछ वक्त वलसाड में एक होटल में काम किया था। वहीं अपना बकाया सैलरी लेने वो शहर आया था। वलसाड में रेप और मर्डर के बाद राहुल पहले मुंबई पहुंचा और फिर वहां से हावड़ा चला गया। वलसाड केस के ठीक 5 दिन के बाद 19 नवंबर को उसने कटिहार से हावड़ा आने वाली डाउन कटिहार एक्सप्रेस के दिव्यांग के लिए रिजर्व कोच में एक महिला का कत्ल किया। मरने वाली महिला का नाम सौमित्र चैटर्जी था। सौमित्र की लाश एक ऊपरी बर्थ पर कंबल से ढका मिला। कत्ल तेजधार हथियार से किया गया। राहुल ने सौमित्र का कत्ल करने के बाद उसके गहने और करीब 10,000 कैश लूट लिए थे। हावड़ा में कत्ल करने के 5 दिन बाद राहुल वहां से कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फिर उसने एक महिला का कत्ल किया। इस बार भी कत्ल दिव्यांग के रिजर्व डिब्बे में किया गया था और वहां से कत्ल करने के बाद राहुल फिर वापस मुंबई आया था, जहां उसे आखिरकार धर दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक राहुल ने सीरियल किलिंग की शुरुआत 20 अक्टूबर को की थी। उसने आंध्र प्रदेश के गुंटकल गुट्टी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे से एक महिला की लाश मिली थी। महिला के लाश के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसका कत्ल। ये महिला पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। इत्तेफाक से इस बार भी कत्ल और रेप दिव्यांग के लिए रिजर्व डिब्बे में ही हुआ था। इस पहले कत्ल और रेप के ठीक 5 दिन के बाद राहुल ने 25 अक्टूबर को अपना दूसरा शिकार एक और महिला को बनाया। ये महिला बेंगलुरु से मुदेश्वर जाने वाली ट्रेन में बैठी थी और इस बार भी डिब्बा दिव्यांगों के लिए रिजर्व वाला ही था। पुलिस के सामने अब सवाल था कि राहुल ने 5 में से 4 कत्ल दिव्यांग वाले रेलवे के डिब्बे में ही क्यों किए और उसे दिव्यांगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो इसके लिए पुलिस ने राहुल से खुद उसकी जिंदगी की कहानी जानी। दरअसल बचपन में राहुल को पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था। स्कूल में इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल के ही वक्त राहुल का सपना था कि ट्रक चलाएगा। उसे ट्रक पसंद था, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से ट्रक ड्राइवर बनने का जब मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में ट्रक चुराना शुरू कर दिया। इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने पर जेल गया। जेल जाना और जमानत पर बाहर आना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन सवाल ये है कि ट्रक चोरी से दिव्यांग महिलाओं का रेप और कत्ल करने की असली वजह क्या है, जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है, जिसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। सीरियल किलर सलाखों के पीछे है। गुजरात पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाएं सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो था आशिक मिजाज, 2 लड़कियों से कर रहा था आंखें चार। दूसरी लड़की का भी एक और था यार। पहली के पिता को लगी भनक तो उसके दिमाग में उपजी शैतानी सनक। दूसरी लड़की के प्रेमी को सुपारी देकर कर दी आशिक की हत्या की डील। लाश को फूंक कर फैला दिया
लापता होने का शिगूफा। प्यार एक सुंदर और गहरी भावना है, जिसमें होने पर इंसान हर चुनौती को पार कर जाता है। लेकिन प्रेम में दगा देने वाले इंसान को डुबा जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के बेतिया में, जहां युवक एक साथ 2 लड़कियों से इश्क फरमा रहा था। यही बात उसके कत्ल की वजह बन गई। बेतिया पुलिस ने 29 सितंबर को हुई 25 साल के आरिफ हुसैन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डबल अफेयर में उसकी हत्या हुई थी। आरिफ की पहली प्रेमिका के पिता ने उसकी दूसरी प्रेमी को हत्या की सुपारी दी थी। तक आसिफ का रवि गुप्ता की बेटी से प्रेम प्रसंग था एवं विधि विरुद्ध किशोर की प्रेमिका के साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान जब रवि गुप्ता विधि विरुद्ध किशोर से संपर्क कर आसिफ को हत्या करने हेतु सुपारी दिया, उसके बाद अभियुक्त जन के द्वारा दिनांक 29/9/24 को षड्यंत्र के तहत प्लान बनाकर तीनों ने मिलकर मृतक को बेतिया बस स्टैंड स्थित विधि विरुद्ध किशोर की गर्लफ्रेंड के कमरे में बुलाकर उसके गले दबाकर हत्या कर दी और सब छुपाने की नीयत से ग्राम जिनवलिया में छरी प्लांट के पीछे इसको फेंक दिया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है और चारों के चारों आरोपी नाबालिग हैं, जिसमें से आरिफ की दूसरी गर्लफ्रेंड का दूसरा प्रेमी पहले से ही उसे अपनी प्रेमिका की वजह से दुश्मन मानता था और सुपारी मिलने पर उसने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, जिसके बाद आरिफ की हत्या की साजिश रची गई। आरोपियों ने आरिफ को उसकी गर्लफ्रेंड के कमरे में बुलाया, जहां पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। रूम पर लाने के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरिफ की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शव को उसी के बाइक पर लादकर सिरसिया थाना क्षेत्र के जिनवालिया के पास झाड़ी में फेंक दिया। सबूत मिटाने की नीयत से शव झुलसा दिया गया था। सिरसिया थाना अंतर्गत ग्राम जिनवलिया में एक अज्ञात जली हुई लाश हम लोगों को मिली थी और उस अज्ञात लड़के की उम्र लगभग 25 वर्ष थी तथा उसका शरीर आधा जला हुआ था एवं उसके गले पे आपको निशान था और साक्ष्य छुपाने के नियत से उसके शरीर को जला दिया गया था। इस संदर्भ में स्थानीय चौकीदार के लिखित आवेदन के आधार पर सिरसिया थाना कांड संख्या 80/24 दिनांक 1/10/24 धारा 103(1) 238(1) BNS 2023 के अंतर्गत अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी रवि गुप्ता की घटना स्थल से सफेद रंग की चप्पल और एक मोबाइल बरामद किया गया है। मोबाइल में घटना का वीडियो है, लेकिन पुलिस ने ये वीडियो देने से मना कर दिया है। पुलिस मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि हत्या के लिए सुपारी में कितने रुपए दिए गए थे, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। आरोप तो ये भी है कि घटना के वक्त दूसरी गर्लफ्रेंड भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी नहीं बनाया। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है रवि गुप्ता, पिता चांदमल गुप्ता, साकिन ब्रह्म स्थान संत घाट, थाना नगर थाना जिला चंपारण बेतिया एवं 4 विधि विरुद्ध किशोर। हम लोग के पास जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की गई है। एक मोबाइल प्राप्त हुआ है जिसमें घटना से संबंधित वीडियो भी हम लोग को मिला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य और काफ़ी समझ लीजिए कि वो वीडियो बहुत ही घोरी है और हम लोग उसको आपको शेयर नहीं कर सकते ना दिखा सकते हैं। वो हम लोग साक्ष्य के तौर पे कोर्ट में हम लोग उसको समर्पित करेंगे। और एक मोबाइल मिला है जिसमें जो मृतक है और जो लड़कियां हैं उनसे इसकी बातचीत प्रेम प्रसंग की बात है वो उसकी पुष्टि होती है। और विधि विरुद्ध बालक जो मुख्य आरोपी उसका घटनास्थल से उजला रंग का चप्पल हम लोगों को बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को सिरसिया थाने की पुलिस ने जिनवालिया बाबू टोला से घर भूहा जाने वाली
सड़क के किनारे झाड़ी से शव बरामद की थी। उसके गले पर जख्म के निशान मिले थे। शव की शिनाख्त करने की कोशिश हुई थी, लेकिन पहचान नहीं हो सकती थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। बाद में उसकी पहचान संत घाट नगर के आरिफ के रूप में हुई है। 27 नवंबर को शक के आधार पर आरिफ के परिजनों ने 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उनकी निशानदेही पर बाकी के 2 और आरोपी भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को थाना लाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के उपरांत जो अज्ञात लाश हम लोगों को 30/9/24 को बरामद हुई थी, उसका आपको खुलासा हुआ और यह पता चला कि उसकी हत्या इन दोनों लड़कों ने और साथ में एक और लड़के ने मिल करके की है। और जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया और बताया कि मृतक आसिफ का रवि गुप्ता की बेटी से प्रेम प्रसंग था एवं विधि विरुद्ध किशोर की प्रेमिका के साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक ये बदले की भावना में किया गया। 2 लड़कियों से प्यार करना आरिफ के कत्ल की वजह बनी। ना तो पहली प्रेमिका के पिता को ये बर्दाश्त हुआ और ना ही दूसरी प्रेमिका के दूसरे प्रेमी को। और जब दोनों मिले तो ऐसी शैतानी साजिश रची जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो जी जान से उस पर मरती थी, प्रेमी संग रहने को हर वक्त तरसती थी। परिवार तो छोड़ा, देश से भी नाता तोड़ा। जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने सजाए, उसी ने दिया दगा। पहले बदला धर्म, अब बेचने पर है तुला। ये कहानी उस लाचार प्रेमिका की है जिसने अपने आशिक पर बेइंतहा मोहब्बत लुटाई। अपना परिवार तो छोड़ा ही, अपना देश छोड़ने के लिए भी उसने पल भर भी नहीं सोचा। लेकिन यही आशिक बाद में शैतान निकला। उसके अरमानों का गला घोट दिया, उसको ऐसा धोखा दिया कि अब वो कहीं की नहीं रही। पुलिस से गुहार लगा रही है, मदद की पुकार कर रही है। नेपाल की रहने वाली लड़की जिसके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है, वो भागलपुर के रहमान के प्रेम जाल में ऐसी फंसी कि अब वो अपनी पहचान तक गंवा चुकी है। हिंदू से मुस्लिम हो गई है, नाम तक बदल गया है। उसे ये पहचान, ये नाम भी पसंद था क्योंकि वो अपने उस हमसफर के साथ थी जिसको उसने चुना था। लेकिन उसके प्रेमी ने प्रेम नहीं बस इस लड़की को छला था। इस लड़की को बेचने का दिमाग में घातक प्लान बुना था। मतलब वही मामला कि झूठ बोल के ऐसे वैसे करने को उसकी प्यार मोहब्बत कर लिया, उसको घर में लाके मार पीट सब कुछ करता है, बेचने के लिए खड़ा हो गया। उसका बाप क्या बोला, ले जाके बेच दे, और वो बेचने लगा। तो मैं वहाँ से भाग गई, उसकी ननद, इसकी बहन की बस लड़के की, उसमें भी उसको चैन ने क्या बोलता है, तुम तो मेरे घर में मेरी बहन के पास है, भाग मेरे घर से। पीड़ित के आरोपों के मुताबिक उसे फंसाया गया है और शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। रहमान 2015 में एक सिलाई कंपनी में काम करता था और पास में ही लड़की का घर था। तो दोनों में बातचीत शुरू हुई जो प्यार में बदल गई। रहमान ने धर्म छिपाकर शादी की, बाद में हैदराबाद ले गया और जबरदस्ती करके धर्म बदलवा दिया, नाम भी बदलवा दिया। लड़की को परेशानी इससे नहीं थी, लेकिन उसे झटका तब लगा जब रहमान ने उसे बेचने की कोशिश की। 6 महीने उसके बाद हम उसके घर से भाग गए। जब ऐसा हुआ ना, उसकी ननद को बोला कि इसकी बहन को कि मैं वहाँ भागलपुर नहीं जाऊंगा। वो मुझे जबरदस्ती रहने वाली है। जब हो गया तो बदलना तो पड़ेगा ही ना, बदल गया। वही लोग बदलवाए, अब तुम्हें बदल गई। नेपाल की इस लड़की ने रहमान के साथ उसके पिता पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसके साथ भागलपुर में रहमान के पिता ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर दोनों ने पीटा भी। देखिए, एक आवेदन है, ये हबीबपुर का मामला है। इसमें भी हबीबपुर पुलिस, अभी कल ही ये आवेदन प्राप्त हुआ है, तो इसमें हबीबपुर पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सभी थानों में महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति है, प्रतिनियुक्ति है और उन्हीं पदाधिकारी के द्वारा इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पीड़ित रहमान उसके परिवार के मंसूबे को भाप गई थी, इसलिए वो किसी तरह दिल्ली भाग गई थी, जहां वो 6 महीने रही। उसके बाद रहमान के बुलावे पर वो अपने बच्चे को लेकर
इस उम्मीद से वापस आई कि समय के साथ रहमान सुधर गया होगा, लेकिन वो गलत थी, जिसके बाद अब पुलिस के सामने आकर वो न्याय की मांग कर रही है। ने उसे खुला चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, तो डिवोर्स भी देना नहीं मांगता, बोलता बच्चा दो तब डिवोर्स देंगे, वरना नहीं देंगे, ऐसे फंसा के रखेंगे नहीं। उसके बाद उसके घर से मैं भाग गई, एक दोस्त के सहारा लिया, दिल्ली चली गई, काम कर रही, 6 महीना तक काम किया वहाँ, कोई खोज खबर नहीं आया, कहाँ गई नहीं गई खोज खबर नहीं। क्या बोलता है कि पैसा लेके भाग गई, 3 लाख रुपया, ये वो अगर धोखे का इल्जाम लगाता मुझे। उसके बाद 6 महीने के बाद कोई खोज खबर नहीं आया। उसके बाद बोलता है कि आओ यहाँ खुला लेंगे। जब आए तब झूठा इल्जाम लगा रहा। पीड़ित की शिकायत पर भागलपुर की हबीबपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं और आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या पता चलता है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सच हैं तो ये सिर्फ एक शैतान ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 39 दिन, 2 धमाके, सफेद पाउडर ने बढ़ा दी पुलिस के माथे की शिकन। उलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी। सवाल है सबके सामने है खड़ा, शैतान तक कब और कैसे पहुंचेगी पुलिस की मुट्ठी। दिल्ली के रोहिणी जिले के पश्चिम बिहार में 39 दिनों के बाद दूसरी बार बम धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 28 नवंबर की सुबह 11:48 पर दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि वीर सावरकर पार्क के बाहर एक धमाका हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, स्पेशल सेल, एनएसजी समेत तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके से कई सबूत इकट्ठा किए गए, जिसकी जांच इस समय चल रही है। जांच एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो मौके से सफेद पाउडर मिला है, जिसको एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। गुरुवार सुबह दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में हुए ब्लास्ट की जांच को तेज कर दिया गया है। 1 महीने में लगातार हुए दूसरे ब्लास्ट ने न सिर्फ इलाके के लोगों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि लोकल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ते में हैं। हालांकि अगर हमारे सोर्सेज की अगर बात माने तो सोर्सेज के मुताबिक एजेंसियों ने मौके से तकरीबन 7 डीवीआर को अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा जिस जगह गुरुवार को ये ब्लास्ट हुआ था, उस जगह को जोड़ने वाली तमाम सड़कों पे लगे तकरीबन 168 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों की अगर बात माने तो सूत्रों के मुताबिक एजेंसीज को उन सीसीटीवी फुटेजों में कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां जरूर नजर आई हैं, जिनकी लगातार पहचान की जा रही है और एक बार जब उनकी पहचान हो जाएगी तो उसके बाद उनकी लिस्ट तैयार करके पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा। हालांकि पश्चिम बिहार में हुए 39 दिनों में लगातार दूसरे ब्लास्ट से न सिर्फ इलाके के लोग बल्कि सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ते में हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों ही धमाके लो इंटेंसिटी के थे। एजेंसी के सोर्सेज के मुताबिक ब्लास्ट करने वाले का इरादा जान माल की हानि करने का नहीं था, इसलिए ब्लास्ट ऐसी जगह किया गया जहाँ पर लोगों को नुकसान न हो। पिछले 1 महीने में दिल्ली के पश्चिम बिहार में हुए दोनों ब्लास्ट को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ही ब्लास्ट में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो ये कि दोनों ही ब्लास्ट स्कूल के नजदीक किए गए थे। अब ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शख्स ने ये ब्लास्ट किए हैं वो छोटे ब्लास्ट के जरिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पटाखे में इस्तेमाल होने वाले पोटाश को यहां से गुजर रही शादियों में मौजूद किसी शख्स ने फेंका हो, जो सुबह किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ गया हो। लेकिन जांच एजेंसियां ब्लास्ट वाली जगह के डंप डेटा को खंगाल रही है, जिससे यह पता चलेगा कि उस वक्त कितने मोबाइल एक्टिव थे। साथ ही सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है।
पुलिस के माथे पर शिकन इसलिए है क्योंकि दोनों ही ब्लास्ट के बाद सफेद पाउडर मिला है। फिलहाल जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं, लेकिन हर एंगल की जांच की जा रही है क्योंकि सफेद पाउडर मिलना कोई संयोग तो नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।